हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है मेरी प्रोनाउन की नेक्स्ट क्लास में। तो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन। नहीं, अभी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन ही चल रहा है, जिसमें हमें देखना है एज का यूज़। एज मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में? सेम एज और सच एज। रिलेटिव प्रोनाउन की क्लास है ये हमारी, क्लास 4th है प्रोनाउन की। और इसमें आज हम करने वाले हैं सेम एज और सच एज कैसे यूज़ होगा एज ए रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंसेस में। तो हमारा कैसे यूज़ होता है ये? पहले सेम आता है, फिर एंटीसीडेंट आता है, एंटीसीडेंट, और उसके बाद एज आता है। ऐसे ही सच आता है, एंटीसीडेंट आता है और एज आता है। तो इस तरह से किसी भी सेंटेंस में ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन गिवन होता है। तो देखिए एग्जाम्पल के साथ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है स्टे अवे फ्रॉम सच प्लेसेस एज आर डेजर्टेड। सच प्लेसेस एज आर डेजर्टेड। तो देखो सच एज और बीच में एंटीसीडेंट प्लेसेस, यानी किसकी बात हो रही है? प्लेसेस की बात हो रही है। तो ऐसे प्लेसेस से दूर रहो जो डेजर्टेड हो, मतलब रेगिस्तान टाइप्स हो जो। तो इसमें सच लगेगा, प्लेसेस एज आर डेजर्टेड। ठीक है, अभी 2-3 एग्जांपल देखो, फिर पता चलेगा कि सेम एज क्यों लगा और सच एज क्यों लगा। अभी 1 मिनट रुको। पहले इस एग्जाम्पल में देखो कि यहाँ कैसे प्लेसेस से दूर हटना है? जो प्लेसेस डेजर्टेड हों, मतलब वही प्लेसेस से दूर हटना है और वही प्लेसेस डेजर्टेड हैं। तो सिर्फ प्लेस का ही बात हो रहा है इस सेंटेंस में, तो हमारा सच लगेगा। नेक्स्ट देखो, यू शुड अवॉइड सच बॉयज़ एज आर गैम्बलर्स। सच बॉयज़ एज आर गैम्बलर्स। तो इसमें भी कैसे बॉयज़ से दूर रहना है? दूर भी रहना है उन्हीं से ही, और वही बॉयज़ क्या हैं? गैम्बलर्स हैं। तो सेम ही थिंग की बात हो रही है, तो हमारा सच एज आता है। थर्ड सेंटेंस देखिए, इट वॉज सच अ कोल्ड नाइट दैट I could not sleep for a moment। तो अब यहाँ पर देखो इसमें दैट क्यों आया है? सच, मैंने क्या लिख दिया? सच एज और सच दैट का यूज़ हम देख रहे हैं। तो सच एज में वो लगेगा, सच एज लगेगा जब एक ही चीज़ के बारे में दो बातें हो रही हैं। अब यहाँ पर देखो, इट वॉज सच अ कोल्ड नाइट, और उसके बाद लगा है दैट। तो सबसे पहले तो कैसी नाइट है? कोल्ड नाइट है। एक चीज़ के बारे में बात हुई, कोल्ड नाइट के बारे में बात हुई, और दैट के बाद क्या लगा? आई कुड नॉट स्लीप फॉर अ मोमेंट। ये दूसरी बात हुई कि मैं सो नहीं सका। भले ही इससे रिलेट कर रही है वो चीज़, क्योंकि ठंडी थी इसलिए नहीं सो सका, लेकिन एक बार तो नाइट के बारे में बता रहा है इतनी ठंडी, और दूसरी बात स्लीप के बारे में बता रहा है। तो जब दो बातें अलग अलग हों तो सच दैट लगेगा। फोर्थ, इट वॉज सच अ कोल्ड नाइट एज आई नेवर एक्सपीरियंस्ड बिफोर। अब इसमें क्यों एज लगा? देखो, इट वॉज सच ए कोल्ड नाइट, कितनी ठंडी थी कि आई नेवर एक्सपीरियंस्ड बिफोर। अब वैसी ही नाइट मैंने एक्सपीरियंस नहीं करी थी, नाइट के ही बारे में कहा गया है। अब ये मत सोचना कि ये तो मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो गया, नहीं। तो एक्सपीरियंस भी तो किसके बारे में? नाइट के बारे में ही हो रहा है ना, इतनी ठंडी नाइट के बारे में। तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा है? सच एज लगा है। नेक्स्ट है हमारा, इट वॉज such an
interesting, such an interesting book as I never see before in the market. In the market. अब such as और such, it was such as नहीं an interesting book. अब यहाँ देखो, इतनी इंटरेस्टिंग बुक थी कि मैंने पहले मार्केट में कभी नहीं देखी. कौन नहीं देखी? बुक ही नहीं देखी ना. तो यहाँ भी बुक की बात है. अब ये मत सोचना कि मैं, यहाँ तो देखने की बात है कि मैंने नहीं देखा. कुछ और थोड़ी ना उसने बोला है, उसने उसी बुक के बारे में बोला है कि इतनी इंटरेस्टिंग बुक मैंने नहीं देखी. ठीक है, तो ये हमारा जब सेम चीज़ की बात हो तो सच एज जाएगा, और जब डिफरेंट चीज़ों की बात हो और उसको एक कंजक्शन जोड़ रही है दैट या एज, तो हमारा दैट लगेगा. नेक्स्ट है हमारा 6th एग्जाम्पल. आई हैव सच अ नोवल. आई हैव सच अ नोवल. दैट या एज, दैट या एज. नो वन कैन एक्सप्लेन. नो वन कैन एक्सप्लेन आइडियाज़. नो वन, I have such a novel that no one can explain ideas. No one can explain ideas. तो इसमें भी ऐसी नॉवल है मेरे पास कि no one can explain ideas. कोई भी आइडियाज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता. कि उस नॉवल, ऐसी नॉवल है मेरे पास कि दैट आएगा इसमें, दैट नो वन कैन एक्सप्लेन आइडियाज़. कोई भी अपने आइडिया को एक्सप्लेन नहीं कर सकता. मेरे पास तो ऐसी एक नॉवल है. तो एक बार तो एक्सप्लेन आइडियाज़ की बात है और दूसरी तरफ हमारी नॉवल की बात है, इसलिए इसमें दैट लगेगा. तो इसमें हम नोट डाल के लिख सकते हैं, 2 सेंटेंसेस आर डिफरेंट देन यूज दैट. और अगर एक ही सेंटेंस के बारे में बात है तो एज लगेगा. अब एक और एग्जाम्पल. ये सेम है, सच एज तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा रिलेट कर रहा है. दिस इज़ द इंफॉर्मेशन, दिस इज़ द इंफॉर्मेशन दैट ही रिवील्ड इन द मार्केट. तो यहाँ सच एज या सेम एज वाला नहीं है, डायरेक्ट एक सेंटेंस है. दिस इज़ द इंफॉर्मेशन. यह एक इंफॉर्मेशन है जो कि उसने, जो कि यहाँ पर सिर्फ ये जो कि उसने मार्केट में रिवील्ड कर दी. नेक्स्ट यूज़ है हमारा बट. अब बट का क्या मतलब होता है? बट का मतलब होता है एक्सेप्ट की जगह भी हम बट यूज़ कर सकते हैं. जो नहीं और किंतु परंतु. किंतु परंतु तो सबको पता ही है. तो ये जहाँ भी सेंटेंस में इस तरह की कि जो कि, ऐसा किया, एक्सेप्ट इसके अलावा, जो नहीं, किंतु परंतु. और दूसरी बात कि बट के बाद किसी भी सेंटेंस में नहीं, नो नहीं आएगा, नोट नहीं आएगा, क्योंकि बट अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड माना जाता है, नेगेटिव माना जाता है, इसलिए इसके बाद नो नहीं आता. कैसे? जैसे इसका एग्जाम्पल डायरेक्ट बट वाला, आई नेवर सॉ अ स्टूडेंट बट डिड नॉट वर्क हार्ड. तो आई नेवर सॉ ए स्टूडेंट बट डिड नॉट वर्क हार्ड. मैंने आज तक ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा जो कि, तो यहाँ पर जो कि डिड नॉट वर्क हार्ड, जो वर्क हार्ड नहीं करता हो. तो इसमें क्या आएगा? नोट नहीं आएगा, तो यानी डिड नॉट नहीं आएगा. बट वर्क, आई नेवर सा ए स्टूडेंट, तो बट वर्क्स हार्ड, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी. नेक्स्ट है हमारा, जैसे हमने देखा कि बट का यूज़ होता है, ऐसे ही अनलेस का यूज़ होता है. अनलेस वाले सेंटेंसेस में भी नॉट नहीं आता क्योंकि वो भी एक
कंडीशनल वर्ड है। जैसे एग्जांपल में लिख सकती हूँ, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। तो इसमें नॉट नहीं आएगा। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, नॉट नहीं आएगा। सॉरी, अनलेस के बाद यू डू नॉट वर्क हार्ड, एक मिनट गड़बड़ हो गई। अनलेस के बाद जस्ट अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। तो अनलेस के जस्ट बाद डू नॉट नहीं आएगा। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, एक बार आएगा। कुछ और थोड़े एग्जाम्पल हैं। आई बोट अ नॉवल whose author got साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो हुज़ नहीं आता, हुज़ किसके लिए आता है, लिविंग के लिए आता है। और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, नोवेल को क्वालिफाई कर रहा है। तो नोवेल कैसी है, नॉन लिविंग है। तो इसलिए क्या आएगा यहाँ पर, ऑफ विच लिविंग के, ऑफ विच नॉन लिविंग के लिए यूज़ होगा, ऑफ विच। हुज़ हमारा लिविंग के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई नो अ डॉक्टर whose patients are satisfied by his treatment। तो हमने देखा ऑफ विच नॉन लिविंग के साथ आता है, हुज लिविंग के साथ आता है। तो ये सेंटेंस करेक्ट है। तो ये था हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगर रिलेटिव प्रोनाउन में किसी को भी कहीं भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आंसर ज़रूर दूंगी। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मीनिंग जैसे डिस्ट्रीब्यूट करना कोई चीज़, जैसे हम कहते हैं सबको दे दो, इसको मत दो, एवरीवन को दे दो, ईच को दे दो, नन को दे दो, इन दोनों में से एक को दो, है ना। तो उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है। तो इसमें एग्जांपल हो गए ईदर, इसको आइदर भी बोल सकते हो आप, जैसे आपको सही लगे। ईदर, नीदर या नीदर नाइदर भी बोलते हैं इसको। ईच, एनीवन, नन और एवरीवन। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कहलाते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो इनकी क्या क्या कंडीशन आएगी, अगर इनके बाद नाउन या प्रोनाउन लगा हुआ है तो वो आएगा हमारा प्लूरल। अगर वर्ब लगी हुई है इनके बाद तो वो आएगी हमारी सिंगुलर। और एडजेक्टिव दियर कभी नहीं आएगा इनके बाद। तो ये एक इम्पोर्टेंट नोट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से रिलेटेड। अब ईच का ईदर नीदर हमारा, ईदर या नीदर हमारा हमेशा ओनली फॉर टू के लिए यूज़ होगा हमारा ईदर और नीदर। ईच हमारा यूज़ होगा टू के लिए भी यूज़ हो सकता है और मोर देन टू के लिए भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ टू के लिए ईदर नीदर ही यूज़ होगा। फिर एनीवन, नन और एवरीवन, ये हमेशा हमारा मोर देन टू ही होगा। मोर देन टू के लिए हमारा एनीवन, नन और एवरीवन यूज़ होगा। जैसे हम एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका। ईदर ऑफ द पॉलिटिशियन हैव करप्टेड द सोसाइटी।
द सोसाइटी। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, नाउन या प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा, तो ईदर ऑफ द नाउन पॉलिटिशियन है तो ये कैसा होगा, प्लूरल होगा, एस लगेगा। फिर हमने सीखा वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी, हैव नहीं होगा, हैज़ होगा, और एडजेक्टिव अभी इसमें नहीं आया तो तब ये सेंटेंस करेक्ट होगा हमारा। 1 मिनट। तो ये सेंटेंस हमारा इस तरह से आएगा, ईदर ऑफ द पॉलिटिशियन। इट मीन्स क्या है कि मस्ट है कि वो दो ही पॉलिटिशियंस के बारे में बात कर रहा है। हैज़ करप्टेड द सोसाइटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, हम कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं इससे रिलेटेड। फर्स्ट है, none of the two players of this team played या perform well। ठीक है, तो none of the two players, तो अब यहाँ पर 2 players हैं तो 2 players के बाद हमारा none नहीं जाता। none कहाँ जाता है, 2 से ज़्यादा होते हैं तब। तो जब 2 फिक्स कर दिए गए हैं तो बेटर है कि क्या लगाओ, ईदर ऑफ द 2 players ऑफ दिस टीम प्लेड वेल। प्लेयर्स प्लूरल आएगा, ऑफ दिस टीम प्लेड वेल ये तो सिंपल पास्ट टेंस है तो प्लूरल सिंगुलर देखनी ही नहीं वर्ब। नेक्स्ट है हमारा, नीदर ऑफ द हॉस्पिटल्स which are providing facilities in metro cities does not care poor patients। अब देखो सबसे पहले तो नीदर ऑफ द हॉस्पिटल्स, नाउन प्रोनाउन प्लूरल आता है, ये ठीक है। अब नीदर ऑफ द हॉस्पिटल्स हो सकता है 2 ही हॉस्पिटल हों जो कि मेट्रो सिटीज़ में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हों, तो इसमें कोई ये नहीं है कि ये हॉस्पिटल 2 ही बताए गए हैं। हो सकता है मेट्रो सिटीज़ में 2 ही ऐसे हॉस्पिटल हैं जो कि पुअर पेशेंट को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन आगे देखो, विच आर, हमने क्या सीखा है, वर्ब कैसी आएगी, विच इज़ प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ इन मेट्रो सिटीज़ डज़ नॉट केयर पुअर पेशेंट। ऊपर से नीदर के साथ दोबारा से डज़ नॉट नहीं आएगा, तो मेट्रो सिटीज़, फिर वर्ब केयर्स आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब केयर की केयर्स आ जाएगी, डज़ नॉट केयर नहीं आएगा, केयर्स आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट है हमारा, दे कन्फेस everyone of the industries which have been founded on the outskirts of Delhi break all the norms of pollution control measure, everyone of the industries। ठीक है, 2 इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। which have been founded, अब विच हैव बीन फाउंडेड क्यों आया, देखो यहाँ पर आंख बंद करके डायरेक्ट हमें वर्ब की तरफ नहीं भागना है। अभी विच हमारा क्या आया है यहाँ पर, रिलेटिव प्रोनाउन, तो इंडस्ट्रीज़ के लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच हो गया, और इंडस्ट्रीज़ प्लूरल है तो इसलिए विच कैसा गया, प्लूरल। तो विच के बाद आने वाली वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। हैव बीन फाउंडेड हो गया, ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली हो गया। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सी वर्ब है, ब्रेक वर्ब है, तो इसलिए ये ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक प्लूरल है, ब्रेक्स आएगा सिंगुलर वर्ब, ब्रेक्स ऑल द नॉर्म्स ऑफ
पोल्यूशन कंट्रोल मेजर। एवरी वन ऑफ द इंडस्ट्रीज विच हैव बीन फाउंडेड, ये सिर्फ इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात हो रही है अभी, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि ब्रेक किए हैं ऑल द नॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी है कि डायरेक्ट नहीं देखना है, एकदम से वर्ब के पीछे नहीं भागना है, पहले ये देखना है बीच में कोई रिलेटिव प्रोनाउन तो नहीं आ रहा, उसके कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं जा रही वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ईच ऑफ द बैट्समैन, ईच ऑफ द बैट्समैन, बैट्समैन ये मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक्स होगा। बैट्समैन हु परफॉर्म वेल, हु परफॉर्म वेल इन द लास्ट मैच contributed, in the last match contributed their earnings to the poor। तो ध्यान से देखना सेंटेंस, ईच ऑफ द बैट्समैन प्लूरल नाउन है, ठीक है, ये यहाँ तक ठीक है। ईच हो गया, ईच यानी टू भी हो सकते हैं और टू से ज़्यादा भी के लिए भी यूज़ हो सकता है। अब बैट्समैन हु परफॉर्म वेल, बैट्समैन प्लूरल है, रिलेटिव प्रोनाउन प्लूरल गया, प्लूरल वर्ब आई, ये भी ठीक है यहाँ तक। वेल इन द लास्ट मैच ठीक गया, कॉन्ट्रीब्यूटेड सिंपल पास्ट टेंस है, ये भी ठीक गया। दियर अर्निंग, अब हमने क्या सीख रखा है, एडजेक्टिव दियर नहीं आएगा, हिज आएगा, हिज अर्निंग। ईच ऑफ द बैट्समैन, उनमें से हर बैट्समैन ने, तो हर बैट्समैन ने उसकी संपत्ति दी है, हर बैट्समैन ने उनकी संपत्ति नहीं दी है। ठीक है, तो हिज अर्निंग्स आएगा इसमें। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन अब हम करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो हम वही प्रोनाउन कर रहे हैं जो कि हमारे एग्जाम में आते हैं, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन अगर कोई बीच में नहीं कराया है तो इट मीन्स उसमें से मतलब बहुत नेग्लेक्ट चांसेस होते हैं एग्ज़ाम में कुछ आने के। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई थिंक ये थर्ड या फोर्थ होगा हमारा, फोर्थ होगा, फोर्थ टाइप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, जिनमें जो वर्ड्स छुपे होते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इन प्रोनाउन की क्या खास बात है कि इनसे पहले पहले इनका एक कुछ एक्शन होगा तभी उसका रिफ्लेक्शन होगा। मतलब इस बात का क्या मतलब है, देखो अगर मैं हूँ, आई और माई सेल्फ कब बनेगा, जब मैं, मतलब मेरी इमेज तभी पॉसिबल है जब मैं मिरर में देखूंगी। ठीक है, विदाउट मिरर या विदाउट कोई ऐसी रिफ्लेक्टिव सरफेस मेरी इमेज बनना तो पॉसिबल नहीं है। तो जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक रिफ्लेक्शन नहीं होगा। मेरे इस ये बात कहने का क्या मतलब है, अभी हम देखते हैं कि मतलब आई की इमेज हम बोल सकते हैं क्या होगी, माई सेल्फ होगी। तो जैसे हम कहीं इंट्रोडक्शन देते हैं या बोलते हैं माई सेल्फ, जैसे मैं माई सेल्फ आरती बोलूँ तो ये गलत होता है। कभी भी ऐसे मत बोलो किसी को इंट्रोडक्शन में माई सेल्फ आरती, हमें या तो होगा आई माई सेल्फ आरती। मतलब अगर हम कुछ बात करें इंट्रोडक्शन में तो हमें ये भी नहीं बोलना आई माई सेल्फ आरती, तो ये सेंटेंस ठीक है। माई सेल्फ से पहले उस सेंटेंस में आई का होना ज़रूरी है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप कहीं इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आई एम आरती बोल सकते हैं और दिस इज़ आरती बोल सकते हैं, दिस इज़ आरती बोल सकते हैं। आई एम आरती कब आता है, जब हम फेस टू फेस किसी से बात करते हैं। और दिस इज़ आरती कब आता है, जब हम फ़ोन पे बोलते हैं या फिर चैट वैट में बोलते हैं। तो दिस इज़ आरती हेयर लिख देते हैं, है ना, तो दिस इज़ आरती हेयर ऐसे बोल देते हैं। आई एम आरती जब हम फेस टू फेस किसी को इंट्रोडक्शन देते हैं अपना। माई सेल्फ आरती कभी नहीं होता। ठीक है, और अगर किसी सेंटेंस में है आई माई सेल्फ आरती तो वो ठीक है, लेकिन इंट्रोडक्शन में आई माई सेल्फ आरती भी मत बोलो। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल से थोड़ा क्लियर होगा, मैं बताती हूँ कैसे। माई सेल्फ एंड यू वर पनिश्ड फॉर दैट क्राइम, ये एक सेंटेंस गिवन है। तो इसमें आपको माई सेल्फ एंड यू सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में आता है। ये ऐसे सेंटेंस, आई एंड यू, यू एंड आई, you and me, and last one is you and myself, you and myself।
तो अभी मैंने क्या बताया कि जिस सेंटेंस में माई सेल्फ होगा वहाँ पहले आई आना ज़रूरी है, तो माई सेल्फ तो इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यानी माई सेल्फ वाली ऑप्शन 4 तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। फिर दूसरी तरफ हम चलते हैं, आई एंड यू आएगा, यू एंड आई आएगा, यू एंड मी आएगा। तो अभी वर पनिश फॉर दैट क्राइम है, तो इससे पहले यानी क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट आएगा, तो यू एंड मी वाली ऑप्शन भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें मी ऑब्जेक्ट आ गया है। अब आई एंड यू और यू एंड मी में से क्या आएगा, रिकॉल करो, सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन 2 3 1 होता है। तो क्या आएगा, 2 कौन है, यू, और यू के बाद क्या आएगा, यू एंड मी, 2 3 1। तो आंसर क्या होगा हमारा, सेकेंड ऑप्शन, यू एंड मी। इसकी जगह क्या आएगा, यू एंड मी, ठीक है। तो देखो इसमें सीक्वेंस भी आपको काम आ गई है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आपको यूज़ भी पता चल गया है कि माई सेल्फ तो बिल्कुल भी नहीं होगा। उस सेंटेंस में पहले आई यूज़, अगर योर सेल्फ आया तो यू का आना जरूरी है, हिम सेल्फ आया तो उससे पहले मी आना, ही आना चाहिए उस सेंटेंस में। तो जब तक ये एक्शन वर्ड्स नहीं होंगे रिफ्लेक्टिव वर्ड्स नहीं आएंगे। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी इस सेंटेंस से। नेक्स्ट हम अभी इसी के एग्जांपल करते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, प्रोनाउन है टाइप। दे कन्फेस्ड दैट माई सेल्फ एंड यू वर देयर लास्ट नाइट, वर देयर लास्ट नाइट। तो अब इसमें देखो, दे कन्फेस्ड दैट माई सेल्फ एंड यू वर देयर लास्ट नाइट। तो माई सेल्फ का तो इसमें कोई यूज़ ही नहीं है, माई सेल्फ का तो इसमें कोई यूज़ ही नहीं है। पहले तो इसकी ऑप्शंस देख लेते हैं हम, आई एंड यू, यू एंड मी, यू एंड आई, मी एंड यू, मी एंड यू। तो सबसे पहले तो दे कन्फेस दैट माई सेल्फ का तो कोई यूज़ ही नहीं है, तो यानी ये तो होगा ही होगा नहीं। दूसरी बात क्या है, मी भी नहीं होगा क्योंकि वर दैट से पहले, दे कन्फेस दैट वर दैट से पहले ये सब्जेक्टिव केस है, तो मी एंड यू भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगी। आई एंड यू होगा, ये भी नहीं होगी, या यू एंड आई होगा। तो इसमें क्या है, पहले जहाँ कन्फेस्ट कर रहे हो तो कन्फेस्ट करने में क्या था, सीक्वेंस चेंज हो जाता था हमारा, किससे, 2 3 1 से 1 2 3 हो जाता था। तो पहले 1 2 3 आएगा, 1 और 2, पहले आई एंड यू आएगा, इसमें फर्स्ट ऑप्शन आएगी। माई सेल्फ एंड यू नहीं होगा, आई एंड यू होगा, क्योंकि वर्ड ऑफ कन्फेशन यहाँ गिवन है। दे कन्फेस कर रहे हैं वो कि कुछ भी अगर लास्ट नाइट मिस हैपनिंग हुई थी तो वो दोनों वहाँ थे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, लेट माई सेल्फ एंड यू शुड बी द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। अब लेट माई सेल्फ एंड यू, ये अंडरलाइन है, मी एंड यू, यू एंड आई, यू एंड मी, एंड फोर्थ वन इज आई एंड यू। तो सबसे पहले तो इसमें कोई वर्ड ऑफ कन्फेशन नहीं गिवन है, तो हमारा सीधा सीधा चलेगा इसमें 2 3 1। और दूसरी बात, माई सेल्फ तो होगा ही नहीं, वैसे भी आंसर में तो चलो माई सेल्फ है ही नहीं। तीसरी बात, लेट के बाद हमेशा कैसा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस में यू एंड आई वाला ऑप्शन गया, आई एंड यू वाला, तो मी एंड यू आएगा या यू एंड मी आएगा। तो 2 3 1, तो 2 3 1, तो क्या आंसर आएगा हमारा, आंसर आएगा हमारा ऑप्शन थर्ड, यू एंड मी, ये हमारा आंसर होगा इसमें माई सेल्फ एंड यू की जगह। नेक्स्ट है हमारा, आई एन्जॉयड ए लॉट ऑन रिपब्लिक डे इन दिल्ली, ऑन रिपब्लिक डे इन दिल्ली। अब देखो,
एक तो हमने ये चीज़ सीख लिया कि ये वर्ड्स कहाँ आते हैं। अब दूसरी चीज़ देखो, आई एन्जॉयड ए लॉट इन ऑन रिपब्लिक डे, मैंने बहुत इंजॉय किया रिपब्लिक डे पर इन दिल्ली में। तो ये एन्जॉय जो वर्ब है ये पूछ रही है क्या एन्जॉय किया तुमने, क्या एन्जॉय किया तुमने, खुद को एन्जॉय किया, खुद मज़े करे, है ना। तो आई एन्जॉयड माई सेल्फ। तो यहाँ पर हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा माई सेल्फ। तो कुछ ऐसी वर्ब्स जो जिन्हें अपने साथ क्या चाहिए, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए, उन वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा कहाँ यूज़ होता है, ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ। तो एक तो हमने इसका यूज़ देख लिया सेंटेंस में जहाँ भी वर्ड ऑफ एक्शन वर्ड यूज़ हो, और दूसरा कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होता है, ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ, ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ। और कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर चलती हैं, एन्जॉय, अवेल, रिकॉन्साइल, इंट्रोड्यूस, रिवेंज, अम्यूज़, पॉइजन, एट्सेट्रा। मतलब कुछ ये मिलते जुलते मतलब थोड़े से ज़्यादा यूज़ होने वाले एग्जांपल्स हैं, और बाकी और भी बहुत सारी वर्ब्स होती हैं, इन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। इनको क्या चाहिए होता है, अपना एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, और वो किस फॉर्म में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की फॉर्म में। तो इनके बाद हमेशा क्या लगता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो किसका आंसर देती हैं, क्या का आंसर देती है, क्या या फिर कहाँ, क्या या फिर कहाँ का आंसर देती हैं। ठीक है, तो अब थोड़े से एक और दो एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल है इसका, आई इंट्रोड्यूस्ड इन द मीटिंग। तो यहाँ पूछ के देख लो, इस वर्ब से पता चल जाएगा। मैंने इंट्रोड्यूस किया मीटिंग में, तो या तो क्या किया या कहाँ किया, है ना। तो क्या का आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर, क्या इंट्रोड्यूस किया, या तो माई सेल्फ आ सकता है, ठीक है, या फिर आई इंट्रोड्यूस्ड हिम, कुछ भी, आई इंट्रोड्यूस्ड हिम इन द मीटिंग। तो ये भी ठीक है। और आई इंट्रोड्यूस्ड यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट माई सेल्फ इंसर्ट करना पड़ेगा। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, ही पॉइजनड हिम, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। ही पॉइजनड, अब देखो ही पॉइजनड हिम, वैसे अगर हम देखें कि उसने उसे पॉइजन किया, उसकी वाइफ को किया, उसके बच्चे को किया, ग्रामेटिकली ठीक लग रहा है ये, लेकिन ये मतलब जनरल लाइफ में ठीक सेंटेंस लग रहा है, लेकिन ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि ही पॉइजनड के बाद ही का ही क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हिम सेल्फ आएगा, हिम नहीं आएगा। वैसे हमें देखने में सेंटेंस सही लग रहा है, ही पॉइजनड हिम, मतलब किसी और दूसरे बंदे को उसने पॉइजन किया, उसकी वाइफ को किया, उसके चिल्ड्रन को किया, लेकिन नहीं, ये ऐसा नहीं कहना चाह रहा है। ये वर्ब है जो ये इसके बाद इसका ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा, ही का ही। ठीक है, अब एक एग्जांपल और आ जाता है, ही कंसल्टेड हिज डॉक्टर। ही कंसल्टेड किसको, ये कहाँ नहीं, किसको, क्या या किसको। ही कंसल्टेड हिज डॉक्टर, उसने अपने डॉक्टर को कंसल्ट किया। ही कंसल्टेड डॉक्टर, क्या किया या किसको किया, खुद को, हिज आएगा यहाँ पर, हिज फ्रेंड्स डॉक्टर। तो ये दोनों ठीक है यहाँ पर। तो आई होप आपको ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे दोबारा से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रोनाउन का टाइप रेसिप्रोकल प्रोनाउन। फिफ्थ टाइप है हमारी रेसिप्रोकल प्रोनाउन। मैंने बताया था कि इधर से भी गया उधर से भी आया,
तो रेसिप्रोकल, जिसका ये वाला सिंबल होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन से होते हैं हमारे, जैसे हम ईच अदर बोलते हैं कि ये इसकी हेल्प कर रहा है तो ये इसकी कर रहा है, ईच अदर। और दूसरा होता है हमारा अनदर। हमें इनके यूज़ सेम लगते हैं लेकिन नहीं, ये डिफरेंस होता है इनमें। ईच अदर 2 के लिए यूज़ होता है और अनदर होता है मोर देन 2 के लिए। ईच अदर 2 के लिए, फॉर 2। तो इसके भी हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है बोथ रूम पार्टनर्स आर लिविंग टुगेदर, दे हेल्प ईच अदर। तो बोथ आ गया, 2 की बात हो रही है तो ईच अदर ठीक सेंटेंस है ये। सेकंड सोहन एंड मोहन हेल्प ईच अदर। तो 2 जने हैं तो हेल्प ईच अदर है, ये भी ठीक है। थर्ड सेंटेंस है बिकॉज ऑफ कोल्ड हिज नीज आर स्ट्राइकिंग टू वन अनदर। अब नीज कितने होते हैं, घुटने 2 ही होते हैं, तो वन अनदर नहीं होगा, ईच अदर होगा। ईच अदर, जैसे कोई कपकपी छूट रही है किसी को तो उसके घुटने आपस में टकरा रहे हैं, तो यहाँ पर ईच अदर होगा क्योंकि नीज 2 नीज होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी रेसिप्रोकल प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। तो आज की प्रोनाउन की क्लास हमारी यहीं तक है। नेक्स्ट हमारे अभी 2-3 टाइप और रहते हैं प्रोनाउन के, वो हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारा स्टार्ट होने वाला है वोकैबुलरी सेशन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि अब हम अपनी एक ही वीडियो में वोकैबुलरी सेशन भी करेंगे साथ साथ। अब आता है हमारा वोकैबुलरी सेशन और आज हम करने वाले हैं 1012 to 1110 सॉरी 110 110 वर्ड्स। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है कंपेंडियम। कंपेंडियम का मतलब क्या होता है, एक कलेक्शन होती है ऑफ थिंग्स, एक कलेक्शन ऑफ थिंग्स होती है, जैसे फ़ोटोज़ की या मतलब इन फॉर्म ऑफ बुक, स्पेशली इन फॉर्म ऑफ बुक, जिसे हम क्या भी बोलते हैं, एल्बम वगैरह बोल लेते हैं, स्पेशली उन चीज़ों को बोलते हैं हम कंपेंडियम। तो इसकी ट्रिक होगी कम एंड मुझे, या फिर ऐसे लिख सकते ही कम्स एंड मुझे पेन दिया अपनी कलेक्शन में से। देखो यहाँ से कलेक्शन एक जनरल कलेक्शन आ रहा है, लेकिन अपनी यहाँ लिख सकते हो अपनी फ़ोटो बुक की कलेक्शन में से। मतलब उसके पास एक बुक थी, उसकी फ़ोटोज़ थी जिसमें लगी हुई, तो उसने उस बुक के अंदर रखा हुआ था पेन, उसमें से दिया है, बुक की कलेक्शन में से। ठीक है। सेकंड है हमारा कम पंक्शन। इसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ गिल्ट या फिर रिग्रेट करना। तो इसकी ट्रिक हो गई कम एंड पंचमी, पंक्शन से पंचमी, मैंने गलती की है, वो मान रहा है कि मैंने गलती की है, रिग्रेट कर रहा है, मुझे पंच करो, मुझे मारो। ठीक है। थर्ड है कंसीट, CONCEIT, कंसीट का मतलब होता है टू मच प्राइड इन योर ओन वर्थ, या गुडनेस, अपनी गुडनेस या वर्थ पे बहुत ज़्यादा प्राइड करना। ठीक है, कंसीट। अब कंसीट, कौन सी इट है ना, जिसको बहुत ज़्यादा प्राइड हो जाता है, तो यानी कौन सी इट, वो प्राइड में बोल रहा है कि कौन देखता है, मेरे पास तो बहुत सारा कुछ है
है ना, इस तरह से कौन देखता है, प्राइड में बोल रहा है, कौन सी इट, तो वहीं से हमें प्राइड का पता चल जाएगा। कनक्लेव, कनक्लेव का मतलब होता है ए प्राइवेट या सीक्रेट, प्राइवेट या सीक्रेट मीटिंग, मीटिंग या फिर ग्रुप, प्राइवेट या सीक्रेट मीटिंग या ग्रुप, कनक्लेव। तो कम टू क्लेव, कम टू केव, केव मतलब गुफा, कम टू गुफा, सीक्रेट बात करते हैं, सीक्रेट मीटिंग करते हैं, सीक्रेट मीटिंग के लिए कम टू केव, गुफा में आओ, कम केव। ये एन है लेकिन हम यहाँ एम बना रहे हैं, कंपंक्शन कंपेंडियम में एम है, ठीक है। फिफ्थ वर्ड है हमारा कॉनकॉक्ट, कॉनकॉक्ट, कॉनकॉक्ट का मतलब होता है हमारा टू मेक फूड या ड्रिंक, फूड या फिर ड्रिंक बाय मिक्सिंग डिफरेंट थिंग्स टुगेदर, बाय मिक्सिंग डिफरेंट थिंग्स टुगेदर। थिंग्स भी कौन सी होंगी, वही एडिबल ही होंगी, मतलब मतलब 2-4 ड्रिंक्स मिला के एक इकट्ठी ड्रिंक बनाना, तो उसको हम कॉकटेल बोलते हैं ना, जैसे। तो कॉनकॉक्ट होता है उसकी प्रोसेस बनाना, तो कॉनकॉक्ट से कॉकटेल, कौन कॉकटेल बनाएगा सबको मिक्स करके, सबको मिक्स करके, तो यहीं से कॉनकॉक्ट कॉकटेल से ही बना हुआ है ये, ठीक है। नेक्स्ट 5 वर्ड्स हमारे 5 ये थे, नेक्स्ट 5 कर लेते हैं, यानी 6 वर्ड आज का। 6 वर्ड है हमारा कॉन्फ्लेग्रेशन, 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 लार्ज डिस्ट्रक्टिव फायर, लार्ज डिस्ट्रक्टिव फायर। तो कॉन्फ्लेग्रेशन, इसकी ट्रिक हो गई, कॉन फ्लैग रेस करेगा नेशन में, रेस करेगा नेशन में, नेशन में। अब तो आग लग गई है, अब तो आग लगी हुई है, लगी हुई है, तो ये इसकी ट्रिक हो गई, कॉन्फ्लेग्रेशन। 7th वर्ड हो गया आज का हमारा कॉन्फाउंड, कॉन्फाउंड, CON, कॉन्फाउंड, टू कन्फ्यूज़ या सरप्राइज समबडी, टू कन्फ्यूज़ या सरप्राइज करना या कन्फ्यूज़ करना समबडी को, समबडी। तो इसकी ट्रिक भी यही होगी, कौन फाउंड करेगा, फाउंड करेगा कहकर साइंटिस्ट कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज हो गए, या कंफ्यूज साइंटिस्ट ने एक दूसरे को कंफ्यूज कर दिया। कौन फाउंड करेगा, कोई कौन ढूंढेगा ये चीज़, है ना, तो कौन फाउंड हो गया। नेक्स्ट है कंजेक्चर, कंजेक्चर, कंजेक्चर का मीनिंग होता है गैस, कंजेक्चर का मतलब होता है गैस लगाना विदाउट प्रूफ, गैस करना सिर्फ विदाउट प्रूफ भी बोल सकते हैं, विदाउट प्रूफ। तो कंजेक्चर, कौन कंजेक्चर, कौन आज के लेक्चर का टॉपिक गैस करेगा, गैस करेगा, ये इसकी ट्रिक हो गई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोमिशरेट, कोमिशरेट का मीनिंग होता है टू शो सिंपैथी, टू शो सिंपैथी, किसी के लिए सिंपैथी शो करना, उसे भी दिखाना कि मैं तुम्हारे दुख के साथ बहुत दुखी हूँ, ठीक है। तो कमिशरेट, कम एंड मिश्री, कम एंड मिश्री, एट करो, दुखी मत हो ज़्यादा, तो उसको वो सिंपैथी दे रहा है कि ज़्यादा दुखी मत हो, आजा मेरे साथ मिश्री खा ले, कम मिश्रेट, ठीक है, मीठा मुँह करा रहा है उसका। कम अपांस का मीनिंग होता है पनिश दैट समवन डिजर्व्ड, पनिशमेंट
punishment that someone डिज़र्व करता है या रिसीव करता है, या फिर किसी को मिलती है जो पनिशमेंट, उसको हम कम अपन्स बोलते हैं। तो इसकी ट्रिक भी यही हो गई, कम अप, ऊपर आओ, कम अप वंस टू टेक पनिशमेंट, कम अप वंस टू टेक पनिशमेंट। तो यही इसकी ट्रिक हो गई। तो गाइज़ ये था हमारा आज का वोकेबलरी सेशन, और आज के इस लास्ट वर्ड के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये ट्रिक्स कैसी लग रही हैं, ताकि मैं और मोटिवेशन से आपके लिए और अच्छी अच्छी ट्रिक्स बनाऊं। और आपको ये ट्रिक्स बहुत काम आने वाली हैं अगर आप किसी भी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप अपनी जनरल लाइफ में इंग्लिश इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो देखने के लिए आपका सबका थैंक यू सो मच।